फ्रेंड हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो पीके। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन चालू करते हैं जो है ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। हम लोग इंडिया के ज्योग्राफिकल और नेचुरल और फिजिकल बाउंड्रीज को और उसकी इम्पोर्टेंस को और अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन एंड डिस्प्यूट्स को देखेंगे। इससे आपको एक इंडिया के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने डिस्क्रिप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, तो ज्योग्राफी वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जियो का मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ के डिस्क्रिप्शन को ही ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, किसी भी चीज की ज्योग्राफी या किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि उसका नाम। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किन किन नामों से अपने कंट्री को बुलाते हैं। ठीक है, तो पहला रिकॉल करते हैं हम लोग इंडिया। इंडिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक के द्वारा दिया गया है। दूसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन वर्ड है जो कि पर्शियंस के द्वारा यूज किया जाता था बुलाने के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम बेसिकली इसका मीनिंग होता है लैंड्स ऑफ आर्यन। आर्यवर्त जो है वो संस्कृत के आर्य वर्ड से आया है। आर्य का मीन्स होता है लिटरेट या शिक्षित। लिटरेट पर्सन्स को आर्य बोला जाता है या जो संपन्न होते हैं, और ग्रुप ऑफ शिक्षित या संपन्न लोगों को आर्यंस बोला जाता है। ठीक, और वो लोग जहाँ पे रहते हैं उसको लैंड्स ऑफ आर्यन बोला जाता है, जिसको आर्यवर्त कहते हैं। चौथा एक बहुत ही अच्छा नाम है भारत। भारत जो कि लॉर्ड भारता जो कि राम के, प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि ये भी डायरेक्टली कई एग्जामों में पूछा गया है, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप हमारे कंट्री का पौराणिक नाम है जो कि वेदों में हर जगह, वेद या पुराण जहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमारे कंट्री से, हमारे देश के नाम में जम्बूद्वीप का इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं हमारे कंट्री के लोकेशन, यानी कि इंडिया की लोकेशन ग्लोब में कहाँ है। दोस्तों, इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ज्यादातर पार्ट उसके नॉर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में जब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर, पैरेलल लाइंस, ये सब ग्लोब, ये इसकी एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ग्लोब क्या होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते हैं। दोस्तों, इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे पॉइंटर, तो यहाँ पे लाई करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, लोकेशन पे कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो जो है 8.8 डिग्री 4 नॉर्थ इक्वेटर से लेके 37 इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक, अब ये आप लोग पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, तो ये सब अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में जब ग्लोब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताई जाएगी। रफली ऐसे ही देख लेते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड का एक्सटेंशन इसका हम लोग देखते हैं तो 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ तक लाई करता है। और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्ट तक लाई करता है। ठीक, अब जैसे बात करते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो होता है वो एक हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड नॉन पैरेलल लाइन होती है। जैसे कि आप अगर देखें तो दो लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को सेम रखते हैं और वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो उसे हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और नॉन पैरेलल लाइन जो कि किसी स्लोप पे, किसी भी एंगल पे लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, जैसे कि ये,
तो वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं मिलती हैं, तो उसे नॉन पैरेलल लाइंस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज देखेंगे तो हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जैसा कि मैंने बताया, इसको आप सेव कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। जैसे कि -6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे लाई करता है। और अगर मेनलैंड की बात करें तो 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड। अब यहाँ बात करें मेनलैंड। मेनलैंड क्या होता है कि लैंड बाउंड्रीज। ऐसे तो वाटर एक्सट्रीम, वाटर बाउंड्री, इंडियन ओशन भी हमारा पार्ट है, लेकिन ये लैंड एक्सटेंशन की बात कर रहा है और ये टोटल इंडियन एक्सटेंशन की बात करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड -68 डिग्री 7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाइज एक्सटेंशन। अब हमारे कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के, तो उसको हम लोग देखते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट जैसे कि नॉर्दर्न पॉइंट जो है इंद्राकोल, इंद्राकोल के नाम से हम लोग जानते हैं नॉर्दर्न पॉइंट को, जिसका नेम जो है 1977 में दिया गया था। ठीक, अभी वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा हो चुका है। ठीक है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा हो चुका है, और जो कि अब डिस्प्यूटेड लैंड्स है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। यही अगर नॉन डिस्प्यूटेड नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर एक जम्मू कश्मीर के हिमालय माउंटेन रेंज में आता है और ये काफी कोल्ड एरिया है, कोल्ड है और काफी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो इसका कुछ डेटा है, उसको देखते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर लेंथ वाइज 72 किलोमीटर लेंथ में 2 to 3 किलोमीटर अराउंड वाइड है, और उसकी हाइट देखेंगे तो हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से 5700 मीटर हाइट है। ठीक, और ये हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी काफी रहती है। जैसे कि अभी अराउंड में 15% O2 डिफिशियंसी है वहां पे। इसका क्या मतलब होता है कि वहां के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे बॉडी कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें वोमिट, सर दर्द होना और भी कई सारे बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में होने लगती है। इसकी कुछ और इम्पोर्टेंस बात है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि जम्मू कश्मीर के काराकोरम रेंज में लोकेट है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया भी है, 72 किलोमीटर अराउंड जिसकी लेंथ है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो सियाचिन ग्लेशियर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए एक सबसे खास बात, ड्यू टू लो टेम्परेचर, काफी लो टेम्परेचर होने की वजह से, मतलब काफी कोल्ड होने की वजह से आप देखेंगे जैसे कि -15 डिग्री सेल्सियस टू -35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये कोल्ड होता है। तो हम बेसिकली पोल्स पे हम लोग क्या देखते हैं, काफी लो टेम्परेचर होता है पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल्स पे भी। तो उसी तरीके से बहुत लार्ज लो टेम्परेचर होने की वजह से इसको वर्ल्ड का थर्ड पोल भी माना जाता है। किसको? सियाचिन ग्लेशियर को। क्यों माना जाता है ये तो समझ गए, ड्यू टू लो टेम्परेचर। और सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर ओरिजिनेट करती है। और एक बात, ये वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है जिसपे युद्ध लड़ा गया है इंडिया और चाइना से। ठीक है दोस्तों, फिर इस पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की। नॉर्थर्न एक्सटेंशन हो गया, अब सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि एक आइलैंड पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, और जो कि ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार में लाई करता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये एक चीज और, ग्रेट निकोबार जो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ साउथ भी बोला जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हो सके तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्विक रिवीजन के लिए ज्यादा आसानी होती है। दोस्तों पता है
इंदिरा पॉइंट का अदर नेम भी है। अदर नेम क्या क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, पर्शियन पॉइंट, लहेंग्स पॉइंट। पर्शियन पॉइंट्स बेसिकली पर्शियंस के द्वारा नेम दिया गया है। जब वो लोग रिवर से, जब वो ओशन से या शिप से आते थे ट्रेड करने के लिए, तो वहीं उसी पॉइंट पे सब लोग मिलते थे, इसलिए पर्शियन पॉइंट्स उसका नाम दिया गया है। ठीक, ये तो हो गया वाटर एक्सटेंशन इंक्लूड करके। अब अगर लैंड एक्सटेंशन देखेंगे मेन लैंड से सदर्न पॉइंट को, तो वो है केप केमोरिन या कन्याकुमारी। तो केप केमोरिन जो है ये तमिलनाडु स्टेट के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं केप की, तो दोस्तों केप क्या होता है? ठीक, केप की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक नैरो लैंड जो कि उसके ऑल थ्री साइड अराउंड से वाटर बॉडीज से वो घिरा हो, तो उसको हम लोग केप बोलते हैं। ठीक, केप केमोरिन। तो कन्याकुमारी बेसिकली फेमस है सनराइज एंड सनसेट के लिए, यहाँ दोनों व्यू बहुत अच्छे आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट काफी अच्छा है। वहां पे देखेंगे कई सारे रिकॉर्डिंग करने वाले ब्लॉगर्स वहां पे जाते हैं सनराइज और सनसेट का फोटो और वीडियो बनाने के लिए, काफी अच्छा व्यू आता है। मैं तो गया हूँ, कमेंट करके बताइए आप गए हैं कि नहीं। ये तो हो गया नॉर्थ साउथ। अब देखते हैं ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? किबुतु विलेज, अरुणाचल प्रदेश के एक विलेज है किबुतु, ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और अब बात करते हैं वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? गुहार मोती विलेज, जो कि क्या कहते हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। ठीक, गुजरात स्टेट के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुहार मोती है। ये तो हो गया एक्सटेंशन। अब उनकी कितनी लेंथ है, लेंथ देखते हैं। तो नॉर्थ साउथ जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर अराउंड में, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो है 2933 किलोमीटर। और अर्थ पे इंडिया का जो मैप लाई करता है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ फिगर विच इज क्लोज बाय फोर साइड एंड ऑल फोर साइड्स आर नॉन पैरेलल एंड अनइक्वल, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्सटेंशन मैप में कैसा दिखता है। तो मैप ये रहा इंडिया का मैप दोस्तों, ये है इंडिया का मैप। अगर आप इस पे देखेंगे तो ये है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन और ये है वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन। ये रही नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ये भी है नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 से लेके 37.6 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न में, और ईस्टर्न में अगर हम लोग देखेंगे तो 68 डिग्री माइनस में, -68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्टर्न तक ये लाई करती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और अगर इसका शेप देखेंगे मैप में तो ये कुछ ऐसा बनता है, जो कि फोर साइड से तो है लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, इसलिए इसको शेप ऑफ इंडिया क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, और ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, अगर पूरी एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ लिया जाएगा तो यहाँ पे निकोबार आइलैंड मिलता है, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है साउथ का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे बाउंड्रीज की। देखिए, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड की जाती है। एक होता है फिजियोग्राफिक बाउंड्री, एक होता है आर्टिफिशियल बाउंड्री, एक होता है ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। फिजियोग्राफिक बाउंड्री जो कि माउंटेन्स, रिवर, लैंड, फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, कि जैसे रिवर बीच से बह रही है तो लेफ्ट बैंक की रिवर को किसी एक्स कंट्री का नाम दे दें और राइट बैंक के रिवर को जेड कंट्री का नाम दे दें। उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज होती है। आर्टिफिशियल बाउंड्री को पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी कहते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज डिवाइड की जाती है। और एक होता है ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, जो कि एक इमेजिनरीज लाइन जो होती है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिजियोग्राफिक बाउंड्री। फिजियोग्राफिक बाउंड्री जो है वो दो कंट्री के बीच में माउंटेन्स या रिवर्स के हेल्प से डिवाइड की जाती है। जैसे कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड को जुरू माउंटेन अलग करता है। जुरू माउंटेन याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जुरू माउंटेन से अलग करता है। वैसे ही देखेंगे अगर फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो वेस्टीज माउंटेन जो है वो फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है। ठीक,
अगर इंडिया में फिजियोग्राफिक बाउंड्री से अलग करने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे तो वो है हिमालयन माउंटेन्स, जो कि चाइना और इंडिया को अलग करता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अब ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। ज्योमेट्रिकल बाउंड्री जैसा कि मैंने बताया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हेल्प से इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करते हैं मैप पे। ये बेसिकली यूज किया जाता है पेपर वर्क में, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ पेपर पे इमेजिनरी लाइंस के हेल्प से हम लोग दो कंट्रीज के बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं। जैसे कि 49th पैरेलल लाइन जो है वो कनाडा और यूएसए को अलग करता है, 49th पैरेलल लाइन। अब बात करें 38th पैरेलल लाइन की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। ठीक है, अब सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दोस्तों आर्टिफिशियल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज कई सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट भी कर देते हैं और कई सारे डिस्प्यूट हटा भी देते हैं। ठीक, अब देखते हैं आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। इसको बेसिकली पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी बोलते हैं, मैन मेड बाउंड्री भी बोला जाता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमारे इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया चाइना, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया बांग्लादेश के साथ हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन बाउंड्रीज। इंडियन बाउंड्रीज की अगर बात करें तो बेसिकली हम दो हैं, एक लैंड बाउंड्री है, एक वाटर बाउंड्रीज है, जो कि कोस्टलाइन एरिया मतलब समुद्री किनारों की बाउंड्रीज को। तो अगर वाटर कोस्टल बाउंड्री लैंड टू लैंड देखेंगे तो 6100 किलोमीटर है, और अगर टोटल देखेंगे इंक्लूडिंग वाटर बाउंड्रीज इंक्लूडिंग ओशंस आल्सो आइलैंड्स आल्सो, तो वो है 7516.6 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक है, और अगर वाटर बाउंड्रीज की टचिंग कोस्ट लाइन बाउंड्रीज टचिंग स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो वो टोटल 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, 9 स्टेट्स हैं, मैं नाम बोलता हूँ आप लोग सुनिएगा। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इन सभी लिस्ट में से अगर आप देखेंगे तो गुजरात का हाईएस्ट कोस्टल लाइन है और गोवा का सबसे मिनिमम कोस्टल लाइन है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग लैंड बाउंड्रीज की। तो दोस्तों लैंड बाउंड्रीज जो है इंडिया का टोटल 15,200 किलोमीटर है, और सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्रीज जो है हम लोग बांग्लादेश से शेयर करते हैं लैंड बाउंड्रीज। ओके दोस्तों, बांग्लादेश से शेयर करते हैं, बांग्लादेश से। ठीक, बांग्लादेश से शेयर करते हैं। और अगर सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो है अफगानिस्तान से, अराउंड 108 किलोमीटर के आसपास शेयर करते हैं। अगर इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज इंडिया शेयर करता है उसके कुछ नेम है, आप लोग याद रखिए। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक स्टेट की डेफिनेशन, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट्स है उसको ध्यान देते हैं। स्टेट की डेफिनेशन उसके एरिया, उसके पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और उसकी सोवर्जिनिटी पे डिसाइड करता है। अब लैंड बाउंड्रीज में लैंड फ्रंटियर पहले हम लोग पाकिस्तान के साथ देखते हैं कि हमारे बाउंड्रीज कहाँ कितना शेयर करता है और उससे डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं। पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान सब जानते हैं कि वो पहले अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हुआ करता था। 1947 14 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो ये लाइन है जो कि रेड क्लिफ लाइन बोली जाती है। आप देख रहे होंगे ये लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन से इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, लेकिन इंडिया की बाउंड्रीज को पाकिस्तान ने एनेक्स कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, जो कि पीओके के नाम से, पीओके के नाम से हम लोग जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि ये रीजन है। तो उसके बाद जो हमारी इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है वो एलओसी शेयर करती है। क्या शेयर करती है? एलओसी, ये वाली लाइन। ये अब वो तो रही रेड क्लिफ लाइन, ये लाइन जो है हमारी वो एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शेयर करता है। ठीक, अब बात करते हैं पाकिस्तान से हमारे बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू एंड कश्मीर है।
टोटल बाउंड्रीज जो हम शेयर करते हैं वो है 3323 किलोमीटर के अराउंड हम पाकिस्तान से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्प्यूट्स रिलेटेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, पहला डिस्प्यूट क्या है, वेट एरिया के लिए, सूखे एरिया के लिए। वेट एरिया के लिए पहला डिस्प्यूट है, क्यों, क्योंकि ओशन मोशन बैकवर्ड में चला गया, तो काफी बड़े अराउंड में जो लैंड थी वो खाली पाई गई 96 किलोमीटर के अराउंड, उसको बोलते हैं सिक क्रीक में। सिक क्रीक एक जगह है, वहां पे लैंड को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्यों, क्योंकि 96 किलोमीटर लेंथ अराउंड ओशन बैक मोशन में चला गया और काफी बड़े अमाउंट में लैंड क्रिएट हो गया। वो लैंड बहुत फर्टाइल और पेट्रोलियम और सॉल्ट वहां पे बहुत पाए जाते थे, इसलिए रिसोर्सेज को लेके पाकिस्तान अपना दावा करता है और इंडिया अपना। उसके लिए देखेंगे तो जो है पाकिस्तान सिक्रेट को ग्रीन लाइन से डिवाइड करके अपने का हिस्सा बताता है और इंडिया जो है रेड क्लिफ लाइन को ड्रॉ करके इंडिया अपना हिस्सा, दोनों कंट्री अपना अपना दावा करते रहते हैं। दूसरा एक बहुत ही मेन और अच्छा डिस्प्यूट इंडिया का है उसके साथ, जो कि हमारा पार्ट है लेकिन फिर भी वो क्लेम करता रहता है, रन ऑफ कच्छ। बहुत फेमस जगह है और ये बहुत टूरिस्ट स्पॉट भी है, ये भी एक वेट एरिया है, गुजरात में है। ये बेसिकली फेमस है रन ऑफ कच्छ अपने सॉल्ट के लिए और टूरिज्म के लिए। ठीक है, 1968 में 10% एरिया जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया और 90% एरिया इंडिया के पास है कच्छ का। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ हम लोग देखते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसा कि पीछे बता दिए। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर को अलग करता है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। ठीक है दोस्तों, और पहले जो हमारा इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान के बीच बाउंड्री थी उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते थे, लेकिन जब पीओके क्या कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो हम लोग अब जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC शेयर करते हैं। और कुछ खास बात, जैसे LOC जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके में ही K2 गॉडविन ऑस्टिन हाईएस्ट पीक लोकेट करता है हिमालय का, और इंदिरा कोल जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, वो भी पीओके में ही लाई करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर अनडिस्प्यूट हो गया 1984 से, ये एक आइस एरिया था। इंडस रिवर ट्रीटी भी हुई है, और इंडस रिवर जो है पाकिस्तान साथ हमारा काफी डिस्प्यूट है रिवर के वाटर और उसके कंजम्पशन को लेके। ठीक है, इंडस रिवर जो है वो ओरिजिन करता है चेमयांगदुंग ग्लेशियर से, ये याद रखिएगा, तिब्बत में है चेमयांगदुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो इंडस रिवर चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलता है और धनचौक से इंडिया में इंटर करता है और चिली से इंडिया से बाहर चला जाता है। ठीक है, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद से इंडिया उसको कुछ परसेंट का वाटर देता था, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो पाकिस्तान की तरफ नहरें जाने वाली जो थी भारत बंद कर देता है, तो उससे 17 लाख हेक्टेयर जमीन सूख जाती है दोस्तों, 17 लाख हेक्टेयर जमीन सूख जाती पाकिस्तान की। तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसके थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो है वाटर यूटिलाइजेशन को लेके इंडस वाटर ट्रीटी साइन की जाती है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो उसमें किया ये गया कि जो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज रिवर थी उसमें डिसाइड किया गया कि 80% वाटर हम लोग यूज करेंगे। जैसे रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों हमारे हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, तो इन तीनों का जो वाटर है वो 80% पार्ट इंडिया यूज करेगा और 20% एज इट इज फ्लो छोड़ देगा, फ्लो वो पाकिस्तान में चला जाएगा। और पाकिस्तान क्या करेगा कि झेलम, इंडस और चिनाब, ये तीनों रिवर का 80% वाटर वो यूटिलाइज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। उसके बाद 80% वाटर छोड़ देगा, फ्लो करके एज इट इज वो पाकिस्तान में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंडियन ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन। अभी आगे और भी सेशंस आएंगे जिससे क्या कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी और भी आसान हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा सेशन और फ्रूटफुल सेशन लगेगा।
देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के समय एक टेनिस प्रोजेक्ट लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है, तो उस टेनिस प्रोजेक्ट क्या था, मैसिव प्रोजेक्ट था, जिसमें बिल्डिंग, डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स लगाने थे। बेसिकली इसका क्या कहते हैं, जो डिजाइन था वो डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा 1948 में दिया गया था। 1948 में दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि बताना भूल गया, अभी उसको जान लीजिए। जैसे कि अभी हमने बताया इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, तो उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।